रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के केरल राज्य से भी छोटा। लेकिन इस छोटे से देश ने विश्व के सबसे विभत्स नरसंहारों में से एक नरसंहार भुगता। 1994 का रवांडा नरसंहार 7 अप्रैल 1994 से 15 जुलाई 1994 तक चला। लाखों लोग मारे गए। नरसंहार मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक के प्रभाव वाली सरकार द्वारा प्रायोजित था। नरसंहार हुआ था माइनॉरिटी के लोगों का और माइनॉरिटीज के समर्थन करने वालों का। सबसे खतरनाक सच ये है कि पूरे एक देश को नरसंहार के रास्ते पर डालने में सबसे बड़ा जिम्मेदार घटक था एक रेडियो चैनल RTML। रेडियो चैनल जो लगातार मेजॉरिटी के दिमाग में माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत भरता था। एंड डोंट यू फील लाइक कि अपने देश में भी मीडिया आजकल एक ऐसा ही पैटर्न फॉलो करती दिखाई देती है। रेडियो रवांडा के बारे में आपने सुना होगा कि भारतीय मीडिया रेडियो रवांडा बनने की राह पर अग्रसर है। इस वीडियो में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। क्या भारत का मीडिया रेडियो रवांडा बनने की ओर बढ़ रहा है? भारत के एडिटर्स गिल्ड ने टीवी चैनल्स की करंट सिचुएशन को देखते हुए यह चेतावनी जारी की है। क्या जिस तरह मीडिया ने अफ्रीकी देश रवांडा में नरसंहार कराया था, वैसा ही खतरा भारत में भी पैदा हो रहा है? आखिर क्या हुआ था रवांडा में जो पूरी दुनिया में मीडिया की खतरनाक भूमिका की एक डरावनी मिसाल बन चुका है? पर इन सवालों पर तफसील से बात करने से पहले बात लोकतंत्र की। कहते हैं किसी देश में लोकतंत्र की स्थिति का अंदाजा लगाना हो तो वहां के मीडिया का हाल देख लीजिए। यानी किसी देश का लोकतंत्र कितना स्वस्थ है, इसका अंदाजा इस बात से लगना चाहिए कि वहां का मीडिया किस हद तक आजाद है। क्या वह सरकार से खुलकर सवाल पूछ सकता है? क्या सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो माना जाता है कि उस देश में लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। मीडिया पर नियंत्रण तानाशाही के लक्षणों में गिना जाता है। और बुरी खबर यह है कि जिस भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वहां की मीडिया की आजादी संदेह के घेरे में आ चुकी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट में भारत को 108वें स्थान पर रखा गया है। साल भर पहले यानी 2022 में भारत 100वें स्थान पर था। लोकतंत्र में आई इस कमजोरी का सीधा संबंध प्रेस की फ्रीडम से है। संयोग नहीं है कि 2023 में जारी हुई वर्ल्ड फ्री प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 161वें स्थान पर रखा गया, जो साल भर पहले 150वें स्थान पर था। भारत के मीडिया का सबसे खतरनाक पहलू उसका सांप्रदायिक रंग में रंगना है। आजकल आप जब भी टीवी खोलते हैं तो अक्सर अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों को ऐसे मुद्दे पर बहस करते पाते हैं जिससे समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। जबकि एक जमाने में माना जाता था कि मीडिया का काम समाज में सद्भाव और समन्वय बढ़ाना है। अखबारों की हेडलाइन और खबरों को पेश करने का तरीका एकदम उलट गया है। पहले किसी सांप्रदायिक संघर्ष को दो समुदायों के बीच का झगड़ा बताया जाता था। अब साफ तौर पर धार्मिक पहचान करके खबरें छापी जाती हैं। हद तो ये है कि कुछ समय पहले जब कोरोना की शुरुआत हुई तो मीडिया के एक बड़े हिस्से ने तबलीगी जमात के कार्यक्रम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजे विवाद और न्यूज चैनल्स पर हुई उसकी कवरेज को लेकर भारत में संपादकों की सबसे बड़ी संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले गहरी चिंता जाहिर की थी। 8 जून 2022 को गिल्ड की ओर से जारी बयान में कुछ न्यूज चैनल्स की तुलना रेडियो रवांडा से करते हुए कहा गया, कुछ न्यूज चैनल्स व्यूअरशिप बढ़ाने और प्रॉफिट कमाने के लिए रेडियो रवांडा के मूल्यों से प्रेरित थे, जिसकी वजह से अफ्रीकी देशों में नरसंहार हुए थे। तो आइए जानते हैं क्या था रेडियो रवांडा और उसने कैसे कराया था नरसंहार। दरअसल रवांडा मिडिल ईस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल भारतीय राज्य केरल से भी कम है। यहाँ हुतू कबीले की आबादी कुल जनसंख्या का 85% है, जबकि यहाँ शासन तुसी कबीले से जुड़े राजतंत्र का था। 1959 में हुतू समुदाय ने तुत्सी राजशाही के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1962 में हुतू प्रभुत्व वाले गणतंत्र को स्थापित करने में कामयाब हुए। तुत्सी समुदाय के हजारों लोगों ने पड़ोसी युगांडा और अन्य दूसरे देशों में शरण ली। 1973 में रवांडा में सैन्य विरोध हुआ, लेकिन इस शासन में भी हुतू डोमिनेंट नीति चलती रही। जवाब में तुसी समुदाय ने रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट यानी RPF का गठन किया। देश के सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहा। हुतू चरमपंथी लगातार तुत्सी समुदाय के खिलाफ
व्यापक प्रचार अभियान चलाते रहे। हर ताबूत में आखिरी कील ठोका रेडियो रवांडा ने। 8 जुलाई 1993 में रेडियो टेलीविजन लिबरेडिस मिल कॉलिंस यानी RTLM की स्थापना हुई। हुतू चरमपंथियों के सहयोग से स्थापित हुए इस रेडियो रवांडा ने तुत्सी समुदाय के खिलाफ लगातार घृणा अभियान चलाया। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के तत्कालीन राष्ट्रपति को एक हवाई यात्रा के दौरान मार दिया गया। लंबे समय से जारी सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिशों के ही तहत इस हत्या का आरोप तुत्सी समुदाय पर लगा। रेडियो रवांडा के जरिए इसे खूब हवा दी गई। नतीजा ये हुआ कि दूसरे ही दिन यानी 7 अप्रैल 1994 को ऐसी हिंसा शुरू हुई जो देखते ही देखते नरसंहार में बदल गई। ये नरसंहार अगले 100 दिनों तक लगातार जारी रहा। इस दौरान लोग अपने रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों और यहां तक कि अपनी पत्नियों की भी हत्या कर रहे थे। इस नरसंहार में करीब 8 लाख लोगों की हत्या की गई। नरसंहार के दौरान हजारों औरतों के साथ गैंग रेप किया गया। यहां तक कि तुत्सी समुदाय के लोगों की मदद करने वालों और उनके प्रति संवेदना दिखाने वाले हुतू लोगों को भी मार दिया जाता था। RTLM रेडियो के माध्यम से तिलचट्टों यानी तुत्सी समुदाय का सफाया किए जाने की बात बार बार प्रसारित की गई। रेडियो के माध्यम से यह रट लगाई जाती रहती थी कि ये लोग यानी तुत्सी हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हमारे देश में तुत्सियों का साम्राज्य बन जाएगा, हमें ये तुत्सी समुदाय के लोग हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे। इस प्रचार अभियान के प्रभाव में आकर तमाम लोगों ने नरसंहार में सक्रिय भागीदारी की। ऐसा नहीं है कि नरसंहार की आहट महसूस नहीं की गई थी या इसमें मीडिया की भूमिका को पॉइंट आउट नहीं किया गया था। नरसंहार से जुड़े मामलों को स्टडी करने वाले अमेरिकी संस्था जेनोसाइड वॉच के संस्थापक प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेनन ने रवांडा के रेडियो के प्रसारण को सुनकर भविष्यवाणी की थी कि वहां नरसंहार होगा और 1994 में वही हुआ। भारत के लिए खतरे की बात क्या है? भारत के लिए खतरे की बात यह है कि भारतीय मीडिया भी उसी रास्ते पर है। रवांडा में नरसंहार की भविष्यवाणी करने वाले प्रोफेसर स्टेंटन 2022 में चेतावनी दे चुके हैं कि नरसंहार होने की आशंका को अगर 1 से 10 के स्केल पर नापा जाए तो भारत 8वें स्केल पर आ चुका है। अफसोस की बात है कि भारत में सांप्रदायिक पोलराइजेशन के सहारे वोट बटोरने की पॉलिटिक्स चरम पर है। देश पर शासन कर रही बीजेपी पर आरोप है कि वह देश में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीति पर सवाल उठाने वाली मीडिया गायब है क्योंकि वह पूरी तरह से कॉर्पोरेट द्वारा नियंत्रित है जो सरकार के साथ खड़े हैं। यहां तक कि विपक्ष से होने वाली आलोचना को भी मीडिया द्वारा जगह नहीं दी जाती है। रवांडा में जो कुछ हुआ था उससे यह साफ है कि लोगों को कमजोर और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और जनसंहार के लिए बहुसंख्यक को उकसाने में मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। पिछले कुछ सालों से भारतीय मीडिया पर भी यही जिम्मेदारी आई हुई है। मेन स्ट्रीम हिंदी और अंग्रेजी मीडिया में भी अधिकतर जिस तरह के कार्यक्रम और बहसें चलती हैं वो रेडियो रवांडा की याद दिलाता है। टीवी के संपादक तक अपने प्राइम टाइम शोज में बहुसंख्यक पर अनजाने खतरे की बात करते हैं। डिबेट्स में भी आए दिन ये डर दिखाया जाता है कि कहीं ये देश इस्लामिक राष्ट्र ना बन जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने, लव जिहाद, मुस्लिमों की जनसंख्या जैसे मसलों पर तर्कहीन कार्यक्रम चलाए जाते हैं लगातार। 1 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 तक 60 टीवी चैनल्स के 10 शोज का विश्लेषण न्यूज लॉन्ड्री ने किया। कुल 249 एपिसोड प्रसारित हुए। इसमें 132 एपिसोड सांप्रदायिक विषयों पर थे, 50 विपक्ष के विरोध में, 24 पर्यावरण और राष्ट्रीय आपदा पर, 20 एपिसोड थे सरकार के समर्थन में, बचे हुए 23 अन्य विषयों पर थे। जॉब, एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे लगभग 0 थे। किसी भी पीरियड में टीवी मीडिया का विश्लेषण कमोबेश यही परिणाम देगा। मतलब मीडिया ने समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का ठेका उठाया है। टीवी एंकर्स के खिलाफ सांप्रदायिक शत्रुता फैलाने के खिलाफ FIR भी हुई है। नियामक संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी NBDSA ने भी समय समय पर टीवी चैनल के सांप्रदायिक कंटेंट की आलोचना की है। भारतीय मीडिया की सांप्रदायिकता को हवा देने की इस नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गहरी चिंता जताई है। कुछ समय पहले हेट स्पीच से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि न्यूज चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं।
प्रेस की आजादी अहम है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नफरत रोकना एंकरों की जिम्मेदारी है, लेकिन वे तो खुद नफरत फैलाने में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के मूक दर्शक बने रहने पर भी हैरानी जताई। वाकई यह चिंता की बात है कि मीडिया के इस नफरती स्वरूप पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही या करना नहीं चाहती। क्या वह चाहती है कि भारत में भी वही सब हो जो रवांडा में हो चुका है? जरूरत है रवांडा से सबक लिया जाए, वरना मुनाफा और वोट की हवस सब कुछ बर्बाद कर देगी। मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है नागरिकता का निर्माण करना और नागरिकों के अंदर नागरिकता बोध का संचार करना, लेकिन ऐसा दिखता है कि मीडिया इस जिम्मेदारी से तो पलट ही गई है। दूसरी ओर वो जो लोकतंत्रात्मक ढांचा है या लोकतंत्रात्मक जो व्यवहार है उसको भी खत्म करने पर आमादा है। मीडिया के स्वरूप का सीधा सीधा नुकसान लोकतंत्र को होगा और लोकतंत्र को होने वाला कोई भी नुकसान हमारा और आपका निजी नुकसान है। इसलिए इस तरह की भाषा जब भी कोई मीडिया बोले जिसमें समाज बंटता हुआ दिखे, जिसमें आपको लगे कि एक समुदाय कौम विशेष के खिलाफ नफरत का प्रसार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ खड़े होइए। ऐसे कंटेंट को देखना, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कीजिए, ये जरूरी है। ऑल्टरनेटिव मीडिया आपके पास एक विकल्प देता है मुद्दों की बातचीत करने का, मुद्दों की खबरें देखने का, मुद्दों से जुड़े विषयों पर तथ्य और तर्क सुनने समझने का। इन ऑल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।